रिसेंटली मैंने ला ला लैंड तीसरी बार देखी। इस मूवी को देखने के बाद ना सिर्फ एमा वॉटसन बल्कि मैं रायन गॉसलिंग का बहुत बड़े वाला फैन बन गया था एंड इसके साथ ही उनके बारे में और जानना शुरू कर दिया एंड आई गेट टू नो कि ला ला लैंड में एक सोलफुल परफॉर्मेंस देने वाला ये लड़का ना सिर्फ लोगों को जैजी ड्रीम्स दिखाता है बल्कि ये उसकी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हॉलीवुड का ये हार्ट रॉब अपने म्यूजिकल बैंड, क्वर्की DIY प्रोजेक्ट्स, एनिमल लव और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बट अगर आपने उनकी जिंदगी को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो हो सकता है ये बहुत सारे फैक्ट्स आपको नहीं पता होंगे। मूवी ला ला लैंड में हमने रायन को पियानो बजाते हुए देखा, बट क्या आपको पता है कि रायन गॉसलिंग सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने म्यूजिक के लिए भी काफी फेमस हो चुके हैं। उन्होंने 2008 में अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपना एक बैंड भी ओपन किया था जिसका नाम था डेड मैन्स बोन्स एंड इनके बैंड की खास बात ये थी कि ये ना सिर्फ नॉर्मल म्यूजिक बनाते थे बल्कि इनकी थीम थी बहुत ही डार्क और ये अपने म्यूजिक में काफी हॉरर एलिमेंट ऐड करते थे। 2009 में इनकी पहली एल्बम भी रिलीज हो गई थी जिसमें रायन ने वोकल्स दिए थे एंड ना सिर्फ वोकल्स बल्कि अपने बैंड के लिए वो पियानो भी बजाते थे। सो ला ला लैंड में जब हमने पियानो बजाते उन्हें देखा, बट हम कह सकते हैं कि रायन गॉसलिंग का म्यूजिकल वेंचर काफी अंडररेटेड रह गया। हमारा बचपन मिकी माउस देखते हुए बीता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा स्पेशली 90s के जिसे मिकी माउस के बारे में ना पता हो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि रायन गॉसलिंग भी 1993 में यानी कि जब वो 11-12 साल के थे वो मिकी माउस क्लब हाउस के साथ जुड़ गए थे एंड ना सिर्फ रायन गॉसलिंग बल्कि शो में ब्रिटनी स्पीयर, जस्टिन टिम्बरलेक और बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट ने रोल प्ले किया जो कि आगे जाकर बहुत बड़े स्टार बने। एंड वन मोर थिंग, वो बचपन से ही डिज्नी के सुपरस्टार रहे। तो हम कह सकते हैं कि रायन गॉसलिंग का स्ट्रगल बहुत पहले से शुरू हो गया जिसका फल उन्हें आज मिल रहा है। अब आप इसे कंजूसी कहें या फिर DIY के लिए अपना प्यार, बट रायन गॉसलिंग अपने घर की मोस्ट ऑफ द फर्नीचर को खुद डिजाइन करते हैं। रायन गॉसलिंग के अपने पर्सनल घर में मोस्ट ऑफ द चीजों को रायन ने खुद बनाया है। इससे आप उनकी क्रिएटिवली फ्रीडम कह सकते हैं या फिर पैसे बचाने की कंजूसी। अपने सोफे से लेकर अपनी डांसिंग चेयर ये सब रायन ने खुद बनाई है। ऑफ कोर्स उनका ये पैशन उनके डे टू डे लाइफ में उनकी बहुत हेल्प करता है। बट ये बंदा इतना बड़ा सुपरस्टार है, लकड़ी घिसता हुआ कैसा लगता होगा? रायन ने इस बात को कई बार क्लियर किया है कि वो सुपरस्टार के अलावा अपनी एक पर्सनल लाइफ जीना ज्यादा एंजॉय करते हैं जिसमें वो DIY चीजें बहुत सारी करते हैं। एंड इतना ही नहीं, रायन ये भी बताते हैं कि वो अपनी स्किल को और नशर करने के लिए YouTube पर वीडियोस तक देखते हैं ताकि वो नई नई चीजें और बनाते रहे। डिड यू गाइस नो कि ये प्यारा सा लड़का जो कि बहुत ही रोमांटिक सा दिखता है ये कभी बहुत ही बुली होता था। ये बचपन में काफी बुली होते थे अपने फेस को लेकर, अपने हाइट को लेकर और अपनी बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर। एंड जस्ट बिकॉज कि वो एक मूवी एंथुसियास्ट थे, वो मूवीज काफी देखते थे और अपने डे टू डे लाइफ में मूवीज से इंस्पायर्ड होकर चीजें भी करते थे। एंड एक बार जब वो बहुत ज्यादा बुली हो गए और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए तो उन्होंने अपने ही क्लासमेट्स पर चाकू फेंक के मारा जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से रेस्टिगेट तक कर दिया गया। बट द थिंग इज, जब उनसे पूछा गया कि भाई तूने ऐसा किया क्यों, तो उन्होंने बताया इसकी इंस्पिरेशन उन्हें मूवी सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत ही फेमस मूवी फर्स्ट ब्लड से। एंड इतना ही नहीं, मूवीज को देख देख कर ही उन्होंने एक्टर बनना है इस बात को ठान लिया था। बहुत ही पुरानी मूवी डिक ट्रेसी एक मूवी थी जिसे देखकर उन्होंने पहली बार सोचा उन्हें भी एक एक्टर बनना है। एंड यस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स और सारी कायनात ने उन्हें एक्टर बना दिया, वो भी बहुत ही अच्छा। रिमेंबर द टाइटन्स जो कि रायन गॉसलिंग की लाइफ का पहला ब्रेक बनी बड़े पर्दे पर, यानी कि पहली ही एंट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर डेंजल वॉशिंगटन के साथ। ये मूवी अपने आप में काफी आइकॉनिक थी और क्रिटिकली और पैसे कमाने में भी बहुत अच्छा काम कर गई। पूरे नॉर्थ अमेरिका में इस मूवी को काफी प्रेज किया गया और वॉशिंगटन के अलावा रायन गॉसलिंग को भी इस मूवी से बहुत फायदा हुआ। बट ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं था कि वो पहली बार बड़े पर्दे पर दिखे, बल्कि मूवी फ्रैंकेनस्टाइन एंड मी ये दो मूवीज ऐसी थी जिसमें वो पहले भी दिख चुके थे बड़े पर्दे पर। बट इन मूवीज को सिर्फ कनाडा के अंदर रिलीज मिली और ये इतने अच्छे तरीके से फैली भी नहीं, इसे देखा भी बहुत से कम लोगों ने, इसलिए हम इन मूवीज को रायन का पहला ब्रेक नहीं मानते। एंड रायन बताते हैं कि उनके फैंस तो क्या, उन्होंने खुद ही उन मूवीज को कभी नहीं देखा।
रायन गॉसलिंग का शायद ही कोई ऐसा फैन होगा जिसने द नोटबुक ना देखी हो। ये बहुत ही आइकॉनिक नोआ का रोल रायन गॉसलिंग ने मानो बसा लिया था। रिमेंबर द टाइटन्स के बाद ऐसा नहीं था कि उन्होंने रोल्स नहीं किए, उनको काफी अच्छे ठीक ठाक से रोल्स काफी मिले, बट कोई भी ऐसा फट के बाहर नहीं आया। बट द नोटबुक वाज द मूवी जो कि उनकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट का काम कर गई। बट नोटबुक जैसी मूवी शायद ही दोबारा बनेगी, क्योंकि ये मूवी दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से एक है। जस्ट लाइक ला ला लैंड, ये दो आइकॉनिक मूवीज मेरी ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक मूवीज में से एक है। द नोटबुक ना सिर्फ उनके करियर की एक बहुत बड़ी मूवी बनी, बल्कि इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन भी किया और क्रिटिकली भी बहुत अच्छा क्लेम कर गई। सो अगर आप एक रायन गॉसलिंग फैन हो तो द नोटबुक इज द मस्ट वॉच मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। आप इस रोल का इम्पैक्ट यहाँ से सोच सकते हो कि नोआ के रोल के लिए सबसे पहली पसंद कभी भी रायन गॉसलिंग नहीं थे, बल्कि उन्हें रिप्लेस किया गया टॉम क्रूज से। इस मूवी के लिए सबसे पहली पसंद टॉम क्रूज थे, बट उनकी डेट्स की हेर फेर के चक्कर में नोआ के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन चलते ही रहे, जिसके बाद फाइनलाइज किया गया रायन गॉसलिंग को। तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि डायरेक्टर्स ने कितना पोटेंशियल देखा होगा इस बंदे में कि टॉम क्रूज को रिप्लेस करने लायक समझा। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, हो सकता है शायद सबको ये बात ना बचे। जैसा कि मैंने बताया कि रायन गॉसलिंग को टॉम क्रूज की जगह लाया गया, बट ऐसा नहीं था कि रेयान सिर्फ अकेले थे जिन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया, बल्कि बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने इस नोआ के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे। बट जब इनको फाइनलाइज किया गया, तब ना सिर्फ उनकी एक्टिंग अच्छी लगी डायरेक्टर की पहली पसंद रायन गॉसलिंग सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं थे कि नोआ के कैरेक्टर के लिए हम जिस भी एक्टर को कास्ट करें, ना ही वो बहुत ज्यादा फेमस हो और ना ही बहुत ज्यादा हैंडसम, बल्कि वो नॉट सो गुड कैटेगरी में आना चाहिए। अजीब लगेगा, बट रायन गॉसलिंग को इसीलिए कास्ट किया गया कि वो हैंडसम नहीं थे। रायन ने भी ये सोचा होगा, ठीक है रोल तो मिल गया, बट हमने अक्सर देखा है कि बहुत बड़े बड़े एक्टर मल्टीपल मूवीज के प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि रायन गॉसलिंग कभी भी डीसी या फिर मार्वल में हमें नहीं दिखे, जबकि उनको अप्रोच किया गया था सुसाइड स्क्वाड के जोकर के लिए। आई नो जैरेड लेटो इज अगेन अ लेजेंडरी एक्टर, बट मैं देखना चाहता था कि कैसा होता रायन गॉसलिंग के साथ जोकर का ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें पैसा उन्होंने बहुत कमा लिया। वो ज्यादातर इंडी मूवीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे वो क्रिएटिवली बहुत कुछ दे सकते हैं, जो कि बड़े प्रोजेक्ट में उनके हाथ में क्रिएटिवली कुछ नहीं आता सिवाय पैसों के, जो कि रायन गॉसलिंग की आई थिंक सबसे आइकॉनिक मूवीज में से एक है, और शायद उनकी पूरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म, जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। बट क्या आपको पता है कि रायन गॉसलिंग कभी भी इसके लिए पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इसके लिए माइल्स टेलर को सबसे ज्यादा अप्रोच किया गया था। इवन की मेकर्स उनके पीछे पड़ गए थे, वो बस कह रहे थे कि आप किसी भी तरह डेट दे दो, हम उसी दिन मूवी शुरू कर देंगे। बट माइल्स टेलर, जो कि अपने आप में काफी बिजी एक्टर थे, उनकी डेट्स कभी खाली हो ही नहीं पाई। उसके ऊपर से जब उन्होंने सुना कि एक म्यूजिकल मूवी है, उनका इंटरेस्ट वैसे ही बहुत लो हो गया। एमा स्टोन के कैरेक्टर के लिए भी पहली पसंद कभी भी एमा स्टोन नहीं थे, बल्कि एमा वॉटसन थी, यानी कि हमारी हरमोइनी। बट वो भी बिजी थे अपने ब्यूटी इन द बीस्ट के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने लेजेंडरी मूवी ला ला लैंड को मिस कर दिया। एंड इन दोनों के ना करने के बाद रायन गॉसलिंग एंड एमा वॉटसन को ये रोल मिला। रेस्ट इज द हिस्ट्री, क्योंकि ना सिर्फ एमा स्टोन ने ला ला लैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता, बल्कि रायन गॉसलिंग को दूसरी बार ऑस्कर नॉमिनेशन भी इसी की वजह से मिला। मूवी ना सिर्फ क्रिटिकली बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी हिट रही, और अब तक की रायन गॉसलिंग की सबसे बड़ी फिल्म भी। जाते जाते न सिर्फ ला ला लैंड, अगर आपको रायन गॉसलिंग की कुछ बहुत ही अंडररेटेड मूवीज देखनी है तो द नोटबुक, लास्ट एंड द रियल गर्ल, द नाइस गाइज, स्टे एंड द आइडियाज ऑफ द मार्च मेरी कुछ रायन गॉसलिंग की सबसे फेवरेट मूवीज हैं। ये थे रायन गॉसलिंग से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। हो सकता है बहुत सी चीजें आपको पता हो, बहुत सी नहीं, बट अगर आपको मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।